है ना। हाँ, चाहो तो तुम 10 रख पा रहे हो ना मस्ती करते करते, तो 10 रखो, मैं तो बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक एक करके कंपनी आना चालू। अब मैं टेस्ट दे रहा, सबके टेस्ट में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर रहा, आते गए ऐसे करके 33 कंपनी निकल गए, 33 पूरी टोटल। और भाई एक दिन में मतलब मेरी पूरी दुनिया पलट गई। एक दिन पहले मैं रोगा रहा था कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, जिंदगी में क्या ही बचा है, सब तो कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, और फिर एकदम से ऐसा लगे कि हाँ हो तो गए इंटर्न, क्या ही बड़ी बात है। हाय एवरीवन। तो यार आप लोगों को मैं बहुत सारे रिसोर्सेज तो ला करके देता रहता हूँ कि यार ये पढ़ लो, ये मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ लो, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन सी गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, तो इसीलिए आज मेरे साथ मेरा दोस्त और जूनियर सिद्धार्थ है। हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सी गलतियाँ हैं जो हमने करी, वो आप अवॉइड कर सकते हैं और अपनी मनपसंद की कंपनी क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिद्धार्थ यार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। तो हेलो पहले तो भैया, और हेलो आवाज़ सारे जितने भी देख रहे हैं अपन को। तो यार आई एम सिद्धार्थ सिंह और मैं DTU से हूँ, और अभी कंप्लीट करी है मैंने 4th ईयर पूरा, तो 4 साल मेरा कंप्लीट हो गया है। और इन 4 साल में हमने यार काफ़ी सारी चीज़ें देखी, हमने कोडिंग करके देखी, हमने को करिकुलर चीज़ें करी, हमने एकेडमिक्स भी थोड़ा डिसेंट लेवल पे करके रखा है। तो आज बेसिकली हमारा फराज भैया का यही मोटिव है कि कैसे आप लोग हमने जो मिस्टेक करी वो अवॉइड कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ कि आई एम प्लेस्ड इन वेल्स फार्गो, यदि आपको ये जानना है तो। बढ़िया बढ़िया। तो यार सिद्धार्थ सबसे पहली चीज, मतलब कॉलेज में हम लोग आते हैं ना, सबके अलग अलग एम होते हैं। हाँ। कोई आते हैं बिल्कुल टॉप क्लास फैमिली से, उनका एम नहीं होता प्लेसमेंट लेना, उनका हाँ। एम होता है कि कॉलेज को एंजॉय करना बढ़िया तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से मतलब तेरे क्या एम थे जब कॉलेज में आया था, तो स्टार्टिंग में क्या एम था? मैं तो भैया जैसे अब अपन जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो अपन जब जेई की प्रिपरेशन भी करते हैं तो एक सेट करते हैं ना कि यार बस कॉलेज पहुंचे और बहुत तगड़ा 1 करोड़ वाला पैकेज लग जाए और पेपर में फोटो आए कि भाई इस बंदे का तो 1 करोड़ का पैकेज लगा है। वैसे टाइप का मेरा एम था। तो मेरे को ऐसा था कि कॉलेज में फन तो पूरा मारना है, मस्ती वस्ती पूरी करनी है कि भाई यादें बनी रहे, लेकिन ऐसा था कि 1 करोड़ टाइप का कोई पैकेज आके लग जाए, इससे भाई नाम वाम बड़ा हो जाए, इज्जत मिलने लग जाए, वैसे टाइप का। तो ये मेरा एक मेन फोकस था जब जैसे मैं कॉलेज में आया था, और इसी माइंडसेट से आया था कि भाई गूगल जैसी कंपनी किसी में एक में बड़े में लग जाए बढ़िया। बिल्कुल, वैसे भी हमारे कॉलेज में तो लिखा रहता था ना, जो प्लेसमेंट के टाइम पे वो जो मिलती है ना, वो 1 प्लेसमेंट की स्टैट्स, हाँ 1.5 CR वाली। बस वो मेरे को लगता था कि अगला वाला जब 4 साल बाद तो मेरा ही नाम है इस पे, मेरे को तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल सबको ये लगता है, मतलब कॉलेज में जाते हैं कि यहाँ पर अगले साल मेरा नाम होना है। और वही ना जेई अपन करते तो भी अपन जब कॉलेज सिलेक्शन करते तो यही तो देखते कि यार किसके प्लेसमेंट सबसे आते हैं, और अपन ऐसे टॉप वाले ही देखते कि 80-85 लाख वाला ये वाला अपन ही है, अपन ये इधर ही जाना है। तो वैसा बिल्कुल हाँ ठीक है। तो ये सबके एम होते हैं, लेकिन फिर तैयारी कब से स्टार्ट करी इसके बारे में, कब से मतलब सीरियसनेस आई? देखो भैया, अब जैसे मेरी स्टोरी यदि हम देखें कोडिंग की ना, तो मेरे को ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तो सोसाइटी थोड़ी बहुत ज्वाइन करी थी, कॉलेज में क्लब्स होते हैं, तो वहाँ से इतना तो पता चल गया था कि भाई कोडिंग करके आपको क्या क्या करना है, कि प्लेसमेंट लेना रहेगा। और सिंस क्योंकि मैंने 11th 12th और उसकी ज़िंदगी भर कभी कोडिंग करी नहीं थी, तो मेरे को कोडिंग का कुछ सी भी नहीं पता था। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो मेरा बस एक ही एम था कि पहले लैंग्वेज सीख जाए, थोड़ा कुछ समझने तो लग जाए कोडिंग की भाषा। क्योंकि यदि आप जब एकदम कॉलेज में आते हो ना, और फिर आप वो एकदम हैशटैग हेलो वेलो प्रिंटफ स्कैनफ iOS स्ट्रीम ये वो देखते हो ना, तो आपका सर घूमने लग जाता है कि ये सब क्या लिखा हुआ है और ये मेरे को समझ में कभी आएगा कि भी नहीं आएगा ज़िंदगी में। तो पहले तो मैंने कंफर्टेबल करने के लिए पहले मैंने लैंग्वेज में थोड़ा कि भाई सीख लो, बोले कुछ समझ में आने लग जाए। और फिर एज इन फर्स्ट ईयर में मेरी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, और मतलब मैंने धीरे धीरे लैंग्वेज सीखा, फिर थोड़ी बहुत उस पर क्वेश्चंस करे हैकर रैंक पे कि थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इम्प्रूव हो जाए। फिर जाके मैंने DSA पढ़ना चालू करा, और जैसे जैसे अपना प्लेसमेंट का चीज़ें आती थी वैसे वैसे पढ़ते आता था। तो ऐसा सीन था। अच्छा ठीक है। और साथ में और भी लोग थे जो कोडिंग करते थे, मतलब जो अपने पीयर जिनको कहते हैं हम? हाँ, मतलब मेरे पीयर में था, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड, मतलब 2 फ्रेंड थे, वो लोग मतलब सेम कोडिंग करते थे, और वो लोग जब कोडिंग करते थे तभी मेरा भी और मन होता था कि मैं भी कर लूँ। क्योंकि यदि आपका जो पीयर ग्रुप ही यदि अजीब सा होता है ना, जैसे अपना पीयर ग्रुप है कि सारे मजे लेने जा रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, तो वो फिर आपका भी आप कितने टाइम तक पढ़ लोगे ना, फिर आपको भी लगता है कि हम भी मजे उड़ाएं। तो मेरा जो पीयर ग्रुप था उसमें ऐसा था कि यार उनको भी थोड़े से फटे हुए नहीं रहती थोड़ी लोगों की कि नहीं हमें करनी है कोडिंग, तो वैसे टाइप का पीयर ग्रुप था। तो उस चक्कर में मैं भी कोडिंग कर ही लेता था कि उनको देख देख के। तो वो तो एक भैया आपने सही बोला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीयर ग्रुप यदि एकदम मस्त मौला हुआ और उनको 4 सालों में कोई मतलब नहीं है किसी से, तो फिर तो आप भी नहीं करोगे कोडिंग उनके साथ रह के। सही बात है। हाँ, तो वो पीयर ग्रुप का था कि करते थे, तो उससे होने लग गई थी। तो यार अगर आप लोगों को भी कोडिंग बिल्कुल स्क्रैच से करनी है एडवांस लेवल तक, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट कोडिंग निंजास कोर्सेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 25% डिस्काउंट है। अब यार कोडिंग निंजास के जो कोर्सेज हैं उनकी खास बात यह है कि वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक लेक्चर जो है काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, पूरी डिटेल कवर करा के। एंड
आपको प्रैक्टिस करने के लिए इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब अक्सर होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, कहीं पर स्टक हो जाते हैं, सो इन दैट केस हम मोटिवेशन लूज कर देते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को टीए सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है कोडिंग निंजास की कोर्सेज की। आपको 1-on-1 टीए सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब आपके सामने आकर के एक टीचिंग असिस्टेंट आपका डाउट सुनेगा, उसको रिजॉल्व करेगा एंड यू विल बी एबल टू मूव अहेड फ्रॉम देयर। ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्सेज में आपको कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स मिल जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का इंटरव्यू प्रेप के लिए कोर्स मिल जाएगा, देन डेवलपमेंट के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट। यार जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें चलती थी। एक तो कोडिंग तो करनी ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट ना मेरे को एक चीज़ और पता थी कि सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस पर भी बहुत टोटल ध्यान सीजीपीए में भी देता था कि यार सीजीपीए कहीं कम ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे अभी भी देखो यार, पता ही क्या करते हैं, मैं मतलब काफ़ी लोगों को पढ़ाता हूँ, काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो कहते हैं भैया यार एग्जाम आ गए। जब एग्जाम आते हैं ना, वो कंप्लीट डीएसए को उठा करके साइड में रख देते हैं, अब फोकस करना है सीजीपी। तो मतलब ऐसा होता था कभी कभी एग्जाम्स में। मेरे साथ तो भैया हमेशा ऐसे होता था कि बेसिकली जैसे एक तो सीजीपीए की इंपॉर्टेंस तो मेरे को पहले से ही पता थी, क्योंकि सीनियर बोलते थे कि ऐसे कोई भी सीनियर उठ के आएगा और तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें 7 सीजीपीए ही चाहिए बस, तो तुम इतना मत ध्यान दो ये वो, तो उसको समझना, मतलब उसकी बात दिल पे मत लेना, तुम उसको इग्नोर करो, सीधा सीधा 8.5 से ऊपर की सीजी रखो। तो इतना तो मेरे को पता था। अब क्या था ना कि एक तो आप जेई मतलब 10th तक में ऐसा बनता था कि मेरे को ज़्यादा मार्क्स से फर्क पड़ता नहीं था। फिर 11th-12th जब जेई की प्रिपरेशन करी ना, तो वो एक घिस्तूपना होता है ना, वो अंदर से आ गया थोड़ा कि पढ़ना भी है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया ना, तो मेरे अंदर ये भी था कि नहीं यार अकेडमिक्स भी संभाल के तो रखना ही है। तो फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मैं भाई प्रॉपर जाता था, आगे वाली बेंचों में बैठ जाता था एकदम चोमू टाइप का, और पूरा भाई मैम क्या बोल रही नोट वोट भर के। वो पहली कॉपी मैंने भरी थी इंजीनियरिंग की, और वही आखिरी कॉपी भरी है मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद पहला सेमेस्टर मेरे आए कुछ मतलब 8.8 ऐसी सीजी आई। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से मैं फैल गया पूरा कि अब बस नहीं, अब नहीं पढ़ूंगा मैं, बिल्कुल एकदम भाड़ में जाए सारे। टॉपर को दोस्त बना लिया बढ़िया, और बस जैसे ही अपना मिड सेम आता था तो मिड सेम के 1 हफ्ते पहले, और एंड सेम आता है तो एंड सेम के 2 हफ्ते पहले अपन पढ़ना चालू करते थे। और उसमें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पूरे टाइम पढ़ा तो मेरी 8.8 आई, और जब मैंने एकदम एंड में पढ़ा तो मेरी 9.2 आई। तो मैं तो ऐसा हो गया था कि भाई यही तो वे है पढ़ने का कॉलेज में। तो वैसे टाइप का सीन था। और वैसे जो सीनियर की बात करी है ना, जो सीनियर आते हैं बोलते हैं कि भाई सीजीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 सीजीपी रख लो, 7.5 रख लो, वो होते कौन सी ईयर के हैं पता है? सेकंड ईयर के आते हैं वो, जिनकी खुद की नहीं लगी होती कोर्स में। वही ना, वो खुद बेचारे कोई उनको सेकंड ईयर वाला उनका बोल के गया होगा, और वही वो फ्लो में करे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वैसा वाला इंपॉर्टेंट चीज होती है सीजीपीए कैंपस प्लेसमेंट के लिए। डेफिनेटली यार जितनी रख सकते हो उतनी रखो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, है ना? हाँ, चाहो तो तुम 10 रख पा रहे हो ना मस्ती करते करते, तो 10 रखो, मैं तो बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलो बाकी सब यार जो अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कोड फोर्सेस, कोड शेफ, अनेक प्लेटफॉर्म है, मतलब वो कब पिक्चर में आया, वहां पर कब स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना? देखिए भैया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरा पिक्चर कैसे चालू हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया, पहले फर्स्ट ईयर में थोड़ा बेसिक कोडिंग करी, उसके बाद हैकर रैंक का पता चला कि हैकर रैंक पे ना आप जो बच्चों लोगों के लिए अच्छा रहता है, अच्छा दिखेगा, यूआई अच्छा रहेगा, आप घबराहट नहीं होगी आपको। तो मैं गया हैकर रैंक खोला बढ़िया, उसमें क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन बनने लग गए तो मजा आने लग गए। फिर अब मेरे को डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि एक प्राणी का नाम पता चला कि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो सब पढ़ लिया। और फिर मैं जीएफजी में गया, तो अब जीएफजी गया तो इतने क्वेश्चन मेरे को देख के समझ में आना बंद हो गया कि कौन से करने कौन से नहीं करने। तो मैंने सिलेक्ट करना चालू करे। और जीएफजी में क्या होता है ना कि अब एक होती है, आप जब कोडिंग स्टार्ट करते हो तो एक लेवल की कोडिंग करते हो, जब आप इतने टेस्ट केस और ये कॉर्नर केसेस को ध्यान में नहीं रखते, तब आपको रहता है कि बेसिक कोड लिखो, एज केसेस को याद रखे, और खुद समझ में भी नहीं आते थे। तो मैं जीएफजी में जाता था, मैं क्वेश्चन करता था, जो क्वेश्चन करूँ वो क्वेश्चन नहीं बने, मतलब वो एज केस फंसा दे, फेल हो जाए, फिर मैंने करना ही छोड़ दिया। जीएफजी भी मैंने बोला कि ये वेबसाइट सही नहीं है मेरे लिए, ये सूट नहीं कर रही। तो फिर वो वेबसाइट छोड़ के फिर मैंने वापस से डेटा स्ट्रक्चर और ये एल्गोरिथम के क्वेश्चन मैं वापस से, जो होता है ना कि कोर्स करने लग गया वापस से, कि वही क्वेश्चन करा और मैं उनके पास देखूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मेरे को वहाँ पता चला कि आपको एज केसेस कैसे रिजॉल्व करने रहते हैं, क्या करना रहता है। और फिर देन में आया लीड कोड पे, और लीड कोड पे मेरे को पता चला कि टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन की लिस्ट होती है, वहाँ जाके मैंने वो प्रैक्टिस मारी। और फिर मेरे को बाद में पता चला, जब इंटर्न के टाइम आया, तो इंटर्न के टाइम पता चला कि आपको यार वो टाइम फ्रेम वाली चीज़ भी होती है ना, प्रेशर वाली, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है इंटरव्यू बिट। तो मैंने सोचा अब इंटरव्यू बिट लगाते, तो फिर मैंने वो इंटर्न के पहले पूरी इंटरव्यू बिट चाट ली एकदम तरीके से। अच्छा, तो आप समझ रहे हो, मतलब मेरा जो पाथ है ना वो ऐसा एकदम मतलब एक्सप्लोरेशन वाला नहीं होता कि पहले इसको करके देखा, उसको करके देखा, फिर ये भी मजे नहीं आया, ये करके देखा, फिर ये थोड़ा ही समझ में आया, फिर दूसरी चीज़ करी। तो इसमें पूरा ऊपर नीचे था, कोई एक मेन मतलब स्ट्रीमलाइन नहीं था प्रॉपर तरीके से। अच्छा।
तो यार जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने शुरू किया था कोड शेफ से, क्योंकि मेरे को कोड शेफ ही पता था उस टाइम पे, और मेरे दोस्त भी कोड शेफ पे कर रहे थे। वो जो लॉन्ग कॉन्टेस्ट होते थे ना, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, 2-3 क्वेश्चन खुद बनते थे, कॉन्टेस्ट के बाद चौथा 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे ऐसे। मेरे को पता चला कि यार क्वेश्चन मैं थोड़े कम कर रहा हूँ अभी, मेरे को और क्वेश्चन करने चाहिए। उसके लेवल भी काफ़ी हाई था। फिर मैंने डिस्कवर किए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स, हैकर रैंक, हैकर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म डिस्कवर किए। मेरे को पता चला लीड कोड के बारे में। उस टाइम पे लीड कोड ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, अब तो भाई सबको पता है लीड कोड, सब कर रहे हैं। 2018 की बात है, जनवरी की, मैंने अपने पहला क्वेश्चन सबमिट किया डीपी का लीड कोड पे। डीपी सीधा डीपी भाई, मैंने स्टार्ट ही रिकर्जन से किया था, रिकर्जन डीपी यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं से पढ़ाता भी हूँ मैं सीधा। अच्छे टॉपिक्स हैं यार ये, काफी ज्यादा पोर्शन कवर कर लेते हैं। जोरदार टॉपिक है ये, जोरदार टॉपिक है। हाँ तो सही यार, प्लेटफॉर्म तो देखो यार, कोई सा भी आप चूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म, आपको एक चूज करना है। आई वुड से कि लीड कोड बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और लीड कोड पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा रखना है। मेरे एंड तक क्वेश्चन प्लेसमेंट के टाइम तक 750 क्वेश्चन हो चुके थे लीड कोड पे जब मैं प्लेसमेंट। 750 तो 750 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मस्ती हो गए, मतलब काफी सारी प्रैक्टिस हो गई फिर तो। हाँ तो वही है, मतलब इसमें मेरे को भी यही है कि आप एक प्लेटफॉर्म मतलब चूज कर लेते हो ना, तो फिर आप भटकोगे नहीं। और फिर इसमें भटकते क्यों है ना, कि ये भी बता देता हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है, वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कर रहा है और फिर आपको लग रहा है ये तो अच्छी कोडिंग सीख गया यार, मेरे से ज़्यादा अच्छी कोडिंग आ रही है, इसको तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर आपका मन करता है कि ये मैं गलत प्लेटफॉर्म तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से आपका या तो फिर जो एक ग्रुप है, जो एकदम क्लोज ग्रुप है, वो सब एक साथ डिसाइड कर लो कि हम लीड कोड ही कर रहे हैं या हम जीएफजी कर रहे हैं। और यदि नहीं हो रहा डिसाइड, उसको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहो कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो। और कोई प्लेटफॉर्म से डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन सिलेक्शन से करता है कि कौन से क्वेश्चन कैसे अच्छे हैं। यदि अच्छे क्वेश्चन करोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो ही जाएगी। तो वो फोमो की वजह से बस स्विच मत करते रहना, नहीं तो आपका टाइम पास हो जाता है एकदम। और ये मैंने तो बहुत ज़्यादा करा है, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। अच्छा यार, एक बहुत बड़ी गलती जो मतलब मैंने करी थी, मैंने यार इंटर्नशिप से पहले, अब इंटर्नशिप में क्या हुआ था कि 2 महीने का जो अपनी छुट्टियां पड़ती है ना, समर हॉलीडेज, उससे पहले तक तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मैंने बताया कि 750 के आसपास 700-750 क्वेश्चन कर रखे थे दबा के। अब इन 2 महीने में क्या हुआ कि यार मैंने छोड़ दिया बीच में कोडिंग करना। इंटर्नशिप मतलब आने वाले थे, मैं रिलैक्स हो गया उस टाइम में। मैंने कहा ठीक है, कल करते हैं, कल करते हैं, करते करते वो टाइम निकल गया, और फिर मेरी फटी इंटर्नशिप के टाइम पे। फिर एक कंपनी आई SAP लैब्स नाम की, कम दे रही थी सैलरी, चाहता तो स्किप कर सकता था उसको। अगर मैं 100% कॉन्फिडेंट होता ना कि यार मैं अगली कंपनी निकालूंगा, तब मैं उसको स्किप कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं था इतना, मतलब छोड़ दिया था आपने। वो नहीं होता रैबिट और उनकी रेस होती है टॉर्टोइस की, तो आपने तेज भागा और फिर सोचा कि भाई अब तो हो गया काम, अब तो आराम से चलो। तो वो वाला सीन हो गया है इंटर्न में। मतलब जैसे कि मेरी भी बात करें तो इंटर्न में मेरा क्या मिस्टेक एक ऐसी थी कि मैंने ना क्लटर बहुत मचा दिया था। मतलब मैंने काफ़ी अलग चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर दिया था, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है। अब जैसे वो ग्रुप डिस्कशन अपने इतना नहीं होता टेक में, तो मैं ग्रुप डिस्कशन की भी प्रैक्टिस कर रहा ज़बरदस्ती की, और फिर कोडिंग में ये अलग कर रहा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें कर रहा था ना, मतलब तो मैं एक स्ट्रीमलाइन ढंग से तरीके से नहीं था कि मैं यदि सिर्फ ये सोचता ना कि यार मेरे को कोडिंग क्वेश्चन करने हैं और थोड़ा बहुत HR क्वेश्चन देखना है, तो ज़्यादा इफेक्टिवली मैं और ज़्यादा चीज़ें कर पाता, रैदर देन मैं सोचता था कि GD भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो उसमें बहुत क्लटर बच गया था टाइप्स। ओके अच्छा सिद्धार्थ, मतलब कितने इंटरव्यूज दिए, कितने इंटरव्यूज नहीं, कितने कोडिंग टेस्ट दिए थे, पहले तो ये बताओ। भैया ऐसा था कि अब क्योंकि मेरी CG ना एग्रीगेट इंटर्न के टाइम पे भी हो गई थी 8.9 या 8.8 ऐसी कुछ थी, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में मैं सब में एलिजिबल था। तो मेरा जब इंटर्न चालू हुआ तो पहले तो 3-4 कंपनियाँ आई, उसमें नहीं हुआ, डीशो ये सब आई, टेस्ट दिया, उनमें 3-4 कंपनी का टेस्ट दिया, नहीं हुआ। फिर आई सबसे महासागर स्प्रिंकलर, जिसको देख के आंखें सारी ऐसी खुल जाती है कि इतना ज़्यादा, मतलब 2 लाख, वो 2 लाख दे रही थी पर मंथ का इंटर्न्स को भी। तो मेरी तो आंखें खुल गई, मतलब ये आई क्या देव मानुष कंपनी आई है एकदम। और फिर अब स्प्रिंकलर के टेस्ट में दिया, तो स्प्रिंकलर का ऐसा होता है कि आप टेस्ट दो और जो एकदम एग्जैक्ट टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से रैंकिंग निकालेंगे और उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। तो उसमें हमारी आ भी गई, हमारी 26 नंबर पे आया था और 30 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा। अब उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा, फिर अपना इंटरव्यू हुआ और अपन पहले इंटरव्यू में बाहर स्प्रिंकलर के। तो अपन ने बोला चलो, ये समझ में आ गया कि ये वाली कंपनी अपने लायक थी भी नहीं। अब क्योंकि ना कि 4-5 कंपनी के बाद ही मेरा नाम आ गया था, तो मुझे क्या लगा था कि अब तो आना बस चालू हो गया, एक बार नाम आना चालू है, अब तो धमाधम आएगा, एक आदमी में फंस के बाहर हो जाऊंगा।
तो अब वो स्प्रिंकलर वो उसके बाद एक एक करके कंपनी आना चालू हुई। अब मैं टेस्ट दे रहा, सबके टेस्ट में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर रहा, जल्दी भी सबमिट करता है, लेकिन किस हिसाब से आती है वो लिस्ट समझ में नहीं आता उस समय तो प्लेसमेंट में और इंटर्न में। तो आते गए ऐसे करके 33 कंपनी निकल गए, 33 पूरी टोटल। और भाई एक एक करके सबके टेस्ट दे रहा। और ऐसा होता था ना, जिनकी सीजी पे कम होती थी, 8 या 8.5 से कम होती थी, वो टेस्ट भी नहीं दे रहे थे। तो उनको ऐसा लगता था कि यार हमारी सीजी की वजह से। मेरी तो सीजी भी सही थी और एज इन मतलब कोडिंग वोडिंग भी कर रखी थी अच्छे से, लेकिन आ ही नहीं रहा था। तो मैं तो मतलब एकदम ऐसे डिप्रेस टाइप का हो गया था कि भाई ये हो क्या रहा है, इतने सबके टेस्ट दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, सब हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद अपना नहीं आ रहा, तो पता नहीं क्या सीन। तो उसके बाद आई 34th कंपनी वेल्स फार्गो। अब वेल्स फार्गो का मैंने एसएच नाम सुना नहीं था, क्योंकि अपन क्या सुनते हैं बचपन से ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जो यूज़ करा है। तो वेल्स फार्गो आया और उसकी ऐसा लोगो मैंने देखा नेट पे, तो उसमें कुछ वैसा था, कार्ड टाइप का था कोई सा। तो मैंने बोला पता नहीं क्या कंपनी है ये अजीब सा। और उस समय स्टाइपेंड, क्योंकि सारी जो कंपनी आई थी वो 50 दे रही थी, 60 दे रही थी एट मैक्स। तो वेल्स फार्गो आई, उसने 80-90 का था, मतलब ऐसे रेंज बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने बोला यार कौन सी कंपनी, नाम नहीं सुना। फिर मैंने सर्च करा तो देखा तो भाई साहब ये तो कितने सालों पुरानी कंपनी है, 200 साल पुरानी कंपनी। फिर मैंने बोला कि चलो कंपनी तो मतलब अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर मैंने वेल्स का दिया। वेल्स में मैंने बस ये सोचते थे कि यार वेल्स मेरे लिए ही है, पता नहीं। और मैं इस माइंडसेट से गया था कि वेल्स फार्गो में तो मेरे को क्रैक करना है, क्योंकि मैं जब तक ना 33 दे के मेरा बहुत ऐसा हो गया था कि मैं हर टेस्ट देने आता था और मेरे को लगता था क्या ही निकलेगा, इसमें भी वही होगा, सारे क्वेश्चन करके आऊँगा। और वेल्स में मैंने माइंडसेट चेंज करा, क्योंकि मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई थी एक, तो 2 रात पहले बात हुई। उसने बोला यार कि तू जब भी मेरे से अभी बात कर रहा है तो तू नेगेटिव बात ही कर रहा है कि यार मेरा कौन सा हो ही जाएगा, ये हो जाएगा। तो तू बोल रहा है कि आप पॉजिटिव सोच तू कि तेरा होएगा ही होएगा, तूने इतनी प्रैक्टिस करी। तो मैंने वेल्स मैंने ट्राई करा, और ये मैं ऐसे एग्जैचुरेट नहीं करा, मैंने वेल्स में ट्राई करा कि यार मेरा होएगा ही होगा, मैं तो करके दिखाऊंगा ये वाला। और वेल्स में मैं बैठा, सही में भी पता नहीं कैसे वो टेस्ट शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर इंटरव्यूज हुए, तीनों में शॉर्टलिस्ट होके एकदम से एक दिन में मतलब मेरी पूरी दुनिया पलट गई। एक दिन पहले मैं रोग आ रहा था कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, जिंदगी में क्या ही बचा है, सब तो कर लिया फिर भी नहीं हो रहा। और फिर एकदम से ऐसा लगे कि हाँ हो तो गए इंटर्न, क्या ही बड़ी बात है, ऐसा टाइप का। तो वो फीलिंग थी। अच्छा, जब हम लोग डीएसए करते हैं ना, और लेटर से कोई टॉपिक है वो हमारा वीक रह गया है, ठीक है, तो मान लो कि तुम्हें उतना पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता भी है, लेकिन तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है ना कि तुम्हारा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उसका क्वेश्चन हिलता नहीं है एग्जाम में। मतलब ये चीज मैंने खुद ने नोटिस करी है उबर के टेस्ट में। मतलब उबर में एक मैंने डीएफएस का क्वेश्चन आया था, डीएफएस का वो सिंपल क्वेश्चन था। डीएफएस तो बहुत सिंपल टॉपिक है ग्राफ का, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी था वो डीएफएस का। अब क्या हुआ, मैंने ग्राफ अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं था उस टाइम पे, मतलब मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं था कि यार ग्राफ का क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, छोड़ो इसको। मैं बताता हूँ ना भैया, होता क्या है ना, बेसिकली इसमें होता क्या है कि अपन करते क्या है ना, कि जब भी अपन डीएसए चालू करते हैं तो अपना मेन एम क्या रहता है कि पहले अरे करेंगे, फिर उसके बाद स्टैक्स, क्यूज वाले करके धीरे धीरे स्ट्रिंग करके प्रोसेस करते आते हैं। अब इसमें होता क्या है ना कि आगे वालों में तो अपन प्रैक्टिस दबा के कर लेते हैं कि अरे की भी प्रैक्टिस हो रही है, इसकी स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू सबके लगा रहे हैं। अब जैसे पीछे पीछे आते हैं ना, तो डीपी आ गया ये पीछे वाला, या अपने ग्राफ आ गया, वहां तक आते आते पहली बात तो अपन बहुत लेट हो जाते हैं। जैसे मैं जब भी देखता था कि मैं प्रिपरेशन करता था, तो मेरे को ग्राफ के लिए यार हमेशा 5 दिन, 8 दिन, 9-10 दिन ही मिलते थे। और फिर मैं अब ग्राफ का टॉपिक देखता तो मेरे को दिखने में भी थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता था कि क्या है ये क्वेश्चन। उस चक्कर में मेरे दिमाग में पहले से रहता था कि ग्राफ तो बनेगा नहीं, और मैं ग्राफ की प्रैक्टिस कर भी नहीं पाता था, क्योंकि हर बार मैं उसको लास्ट में पिक करता था। और वो जो डर रहता है ना, फिर तो आप एग्जाम में जब जाओगे और फिर आपका टेस्ट होगा और उसमें फिर क्वेश्चन दिख गया ग्राफ या किसी का, तो आप पहले ही सोच लोगे कि भाई ये टेस्ट तो शायद मेरे लिए है ही नहीं। अब भले वो ग्राफ का क्वेश्चन डिफिकल्टली था, वो इजी था, लेकिन आपको लगता है पता नहीं क्या पूछ रहे हैं यार, जो मैं पढ़ के नहीं आया वही पूछ रहे। और अक्सर ये वाली चीज़ ग्राफ और ये डीपी और इन सब में होती है, क्योंकि हम इनको सबसे आखिरी में पिक करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि अब जैसे मैंने एक बार, चलो वन गो में आपको पहली बार आपने डीएसए पढ़ा तो आपने भाई सीक्वेंस में पढ़ लिया कि आपको समझ में आ गया कि आपको डीपी पढ़ना है, आपको रिकर्जन आना चाहिए और सारे बेस आना चाहिए, अरे अच्छे से होना चाहिए। लेकिन यार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप प्रैक्टिस में ये ध्यान रखना है यार कि आप ग्राफ, डीपी वाले टॉपिक भी पहले प्रैक्टिस कर लो, ये आखिरी के लिए छोड़ोगे ना तो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगते हैं। और मेरे हिसाब से तो भैया ऐसा है कि डीपी, और यही है मतलब एक गेम चेंजर आ जाते हैं जो टेस्ट में, कि डीपी का क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, उसमें जनता स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब वो लोग कि ये वाली जनता को आती है और ये वाली जनता को नहीं आती, कि डीपी के नहीं बने थे। तो ये एक स्प्लिटिंग वाला फैक्टर है डीपी और ग्राफ का होता ही है, मतलब टेस्ट में मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सीरीज बना रहा हूँ ना, डीएसए की सीरीज बना रहा हूँ, उसमें भी मैंने रिकर्जन से ही स्टार्ट करा है। मतलब मैंने नहीं लिए स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बच्चे पढ़ के बैठे हुए हैं, मुझे पता है यार प्लेसमेंट आ रही है तो इतना तो बच्चे पढ़ के ही बैठे होंगे, अपना स्ट्रिंग वगैरह, एरे वगैरह कर लिया होगा उन्होंने। मैंने स्टार्ट ही रिकर्जन से किया है कि भाई अब यहाँ से आगे के जो टॉपिक्स है ना,
वो अच्छे से करवा देते हैं। और बाकी यदि करवाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपकी प्रिपरेशन सही है। यही मैं आपकी मतलब फराज भाई की भी वीडियोस भी देख रहा था, हमने डिस्कशन भी करा था कि ये वाला जैसे अब रिकर्जन के बाद डीपी हो गया, डीपी लोगों ने स्ट्रॉन्ग कर ली, ग्राफ स्ट्रॉन्ग कर ली, और रिकर्जन से पूरा ट्री बनता है अपना। ट्री में आप रिकर्सिव कॉल लगाओगे, फटाफट से क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ही अपना ये वाला बेस बन जाएगा एकदम, तो यार आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वो जो एक पेपर में होता है ना कि डर लगने लग जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो भी एक काफ़ी सही हो जाएगा। फिर आपको डर थोड़ा कम लगेगा देखते से क्वेश्चन को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब यार देखो, डीएसए की प्रॉपर बात कर ली, अब थोड़ा सा ना प्रोजेक्ट के बारे में, नहीं पहले उससे पहले सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ, कौन से सब्जेक्ट्स करे थे और कैसे किए वो सब्जेक्ट्स? मैंने भैया कौन कौन से करे थे, तो देखो क्योंकि मतलब आईटी डिपार्टमेंट से था मैं, तो आईटी अपनी ब्रांच थी, तो उस चक्कर में मैंने ऊप्स का बाला गुरु स्वामी बुक आती है, तो सब सीनियर ने भी बोला कि यदि आप लोग प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करना चाहते हो तो ऊप्स की तो आप बाला गुरु स्वामी पढ़ लो, एकदम भगवान लेवल की है, उसमें से ही लगभग सारा कवर हो जाता है। तो मैंने ऊप्स के लिए बाला गुरु स्वामी ली थी। अब आईटी का हूँ तो आपको लग रहा हो कि यार फिर तो मेरे कोर्स में था तो इसलिए पढ़ना पड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो कोर्स के लिए अलग जुगाड़ चलती है पास होने के लिए, और असली में पढ़ने के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने बाला गुरु स्वामी अच्छे से पढ़ा पहले, तो प्लेसमेंट के लिए ना, तो बाला गुरु स्वामी ऊप्स के लिए पढ़ा। फिर आई DBMS की बात और OS की बात, तो वो मैंने अपने जो नॉलेज गेट के जो सर है उनसे पढ़ा बढ़िया, उनने एक तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ा है। और कुछ कुछ टॉपिक मिसिंग थे DBMS टाइप के, तो वो मैंने गेट स्मैशर से पढ़ के सारा निपटा गया था। तो ये मेरे को बेसिकली अपना इसमें भी काम आ गया था, अपने एग्जाम्स में भी, और प्लेसमेंट के टाइम पे भी काम आ गया था, दोनों चीज़ों में काम आ गया था। और एज इन ये 3 सब्जेक्ट पे मेन फोकस था, और बाकी अपने जैसे लो लेवल डिज़ाइन होती है वो ऊप्स पे बेस पे ही होती है लो लेवल डिज़ाइन, तो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लिए तो वो हो गया था फिर। हाँ हाँ, वैसे मैंने अभी शीट्स बनाई हैं, तीनों की शीट्स बनाई हैं मैंने, अभी लॉन्च भी कर दी है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली लॉन्च कर दी है। बेसिकली वही टॉपिक्स वही सेम है जो ई बालगुरु स्वामी वाले हैं। बस ये है कि थोड़ा कम एग्जांपल के साथ समझा दिया है एंड थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया है, ताकि मतलब ई बालगुरु स्वामी में थोड़ा टाइम लगता है। और तो मैंने भी वही पढ़ी थी, मैंने वही पढ़ी थी, टाइम कंज्यूमिंग है वो, और बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मैंने क्या किया, टॉपिक को उठाया है, टॉपिक के आगे एक तो पढ़ने वाला रिसोर्स दे दिया, उसके आगे दे दिया है वीडियो वाला रिसोर्स, मतलब सेम टॉपिक का किसको कौन सा पढ़ना है वो चॉइस पढ़ना है वो उसके ऊपर रहेगा। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आपने ये सब पढ़ भी लिया ना, उसके बाद आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रेडी होना है, तो आपको क्या करना है ना कि आपको टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करने सीधे गूगल्स पे या कहीं पे भी जहाँ पे आपको सेट ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे भी मिल जाए, और वो जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन पढ़ लो। मोस्टली मैंने देखा है कंपनीज में वैसे टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज डेटा एनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया कि आप प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, ये सारे डेफिनेशन आप पढ़ लो पूरे, और उससे आपकी एक अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी OS में सब कुछ में। तो वो एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आपने ये सारे रिसोर्स वीडियो कहीं से भी पढ़ लिया है, उसके बाद ब्रशअप करने के लिए आप टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, तो उससे ब्रशअप हो जाता है। तो मैंने पर्सनली टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखे थे इंटर्न और प्लेसमेंट के टाइम पे। ठीक है। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कौन से ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो मतलब तुम्हें लगता है कि कर सकते हैं, मतलब अगर तुमने पास्ट में जा सको तो वो इम्प्रूवमेंट्स करते हैं टाइम मशीन से। वैसे कौन से इम्प्रूवमेंट्स हैं प्लेसमेंट के टाइम के? तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट यदि मैं मेरी कॉलेज लाइफ को ऐसे ट्रेस करता हूँ ना, तो पहला इम्प्रूवमेंट था कि यार मैं कोडिंग को पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ समझता था कि डिफ़िकल्ट बहुत होगी टाइप का, तो उस वजह से ना मैंने चालू कर दिया और मैं बस साइड बाय साइड करते रहता था। और मैंने ये देखा कि मैं काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से कोडिंग कर रहा हूँ, मतलब जो चीज़ मैं मतलब 2 महीने में ही आराम से कर सकता था वो मैंने ना पूरा 1 साल स्ट्रेच लेके आराम से करता था, और उसमें भी फिर टाइम पास भी पूरा होता था। और मेरे को लगता था कि मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, लेकिन मैं उस लेवल का अच्छी तरीके से नहीं कर रहा था। और यही मैंने देखा है कि बाकी लोगों ने थोड़ा लेट भी स्टार्ट करा लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से करा है। तो आप यार बहुत कम टाइम में अच्छी तरीके से कोडिंग सीख सकते हो, और इसमें ये होता है कि जब आप ये सीख सकते हो तो आप बाकी टाइम और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो कॉलेज में, क्योंकि अपनी कॉलेज लाइफ जस्ट कोडिंग और एकेडमिक्स नहीं होती ना, बाकी चीज़ें भी आप करो, सोसाइटी में इन्वॉल्व हो या कुछ को करिकुलर करो। तो मेरे को एक ये मिस्टेक लगती है कि मैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोडिंग जल्दी सीख सकते हैं आप, तो ये आप लोग भी कर सकते हो कि आप ज़्यादा रायता ना फैलो। जैसे मैं बता रहा था कि मैं वो ऊपर नीचे बहुत एक्सप्लोर करते हुए जा रहा था, वो स्ट्रक्चर तरीके से भी आप कर सकते हो कि सेट ऑफ क्वेश्चन लगा लो जो जो पूछे जाते हैं और अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, हो जाएगा आपका डिसेंट लेवल का एकदम। तो एक वो गलती लगती है। और दूसरी गलती जो यहाँ पर मेरे को हिंट कुछ डीएसए शीट की तरफ जाते हुआ दिख रहा है।
हाँ मतलब एग्जैक्टली डीएसए, मतलब वैसे है ना कि जैसे डीएसए शीट अब जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में तो तब आती ही नहीं थे ना, अब तो आप लोगों के लिए भतेरो डीएसए शीट और ये वो सब है। तो आप लोग कोई सी भी एक सिलेक्ट करो और वो सिलेक्ट करके लगाना चालू कर दो, ठीक है। तो वो बेस्ट हो गया। अब सबकी डीएसए शीट है, आपने देखा होगा फराज भाई की खुद भी है। मैंने जो खुद ने सॉल्व करी थी, वो मेरी शीट नहीं बोलता हूँ, मैंने वो सॉल्व करी थी शीट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है, वो भी है। ऐसे कई सारी है जो आपको अच्छी लगेगी वो वाली आप सॉल्व कर लो और उस पर स्टिक रहो, मतलब तो उससे आप बहुत एफिशिएंट हो सकते हो। और दूसरी चीज जो मेरे को एक लगती थी कि मैंने हमेशा ये ना पीछे वाले टॉपिक को बहुत टफ समझा और उस चक्कर में मैंने उनको ढंग से करा भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे अभी डिस्कस कर रहा था कि हम लास्ट में करते हैं उनको। तो वो मेरे को लगता है कि अब यदि मैं वापस से ट्रेस बैक करूंगा तो अब सबसे पहले टॉपिक ही मैं वही उठाऊंगा कि भाई थोड़ा तो एक बार पढ़ लिया ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं पहले ग्राफ डीपी को पहले निकाल लूंगा, क्योंकि यदि वो लास्ट के लिए छोड़ो और वही डिसाइडर होते हैं तो मैं हमेशा जब जैसे पूरी जनता होती है, जो सब पूरी जनता डरती है, वैसे मैं भी डरूंगा और फिर सेम लेवल पे हो जाता है काम। तो मेरे को लगता है यदि ये चीज़ मैं इंप्रूव करता तो काफ़ी और बेटर हो जाता ग्राफ और डीपी वाला टॉपिक। अगर मैं अपनी बात करूं तो यार मेरे को लगता है कि मैंने बीच में कंसिस्टेंसी तोड़ी थी, मतलब जब मेरा असली में टाइम था ना, मतलब फुल पावर के साथ प्रैक्टिस करने का, तब मैंने ब्रेक ले लिया था बहुत। वो ब्रेक ना एक्सटेंड होता ही चला गया, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वो एक्सटेंड होता ही चला गया, वो काफी लंबा एक्सटेंड हो गया। इसलिए अभी फिलहाल मैं कंसिस्टेंसी पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मतलब मैं कुछ भी करूँ, लेटेस्ट से मैं वर्कआउट ही कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी कंसिस्टेंसी पूरी रखता हूँ कि यार ब्रेक नहीं होना चाहिए। कभी कभी डिमोटिवेशन होती है, सुबह सुबह उठने में दर्द होता है भाई कि यार कौन उठ के जाए, बाद में करेंगे, लेकिन जाना है। ये भले ही थोड़ी कम करेंगे, कल से एक्सरसाइज थोड़ी सी कम कर लेंगे, लेकिन जाना है डेफिनेटली। तो वो ब्रेक नहीं करता अब मैं एक चीज़ों को। तो ये चीज़ है विच आई एक्चुअली वांटेड टू इम्प्रूव। अगर वो नहीं होता तो हाँ मैं अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी इंटर्नशिप क्रैक कर लेता, बट इवेंचुअली अच्छी प्लेसमेंट तो क्रैक हो ही गई थी उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली, बढ़िया ही हुआ था। और ये बात आपने सही कही है, मतलब वो एक ऐसा होता है ना कि कोड भी होता है कि यदि आपको कुछ करना है और मन नहीं हो रहा है तो बस आप स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच जाओ, उसके बाद आप खुद करने लग जाओ। और बेसिकली अभी मेरा खुद का जब वेट बढ़ गया था ना, तो अभी 96 हो गया था मेरा वेट, और फिर मेरे को लगा सेंचुरी होने वाली है अब मेरी सक्सेसफुली। तो मैंने कॉलेज गया था तो फिर मैं रनिंग चालू कर दी कि मैंने बोला 95 नहीं कम करना है। तो रनिंग में भी जैसे आप बता रहे हो ना, काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि भाई नहीं करना, तो मेरे दिमाग में ये होता था कि चलो नहीं करना, ठीक है आज नहीं करूँगा रनिंग, बस जाके स्पोर्ट्स ग्राउंड टच छू करके आऊंगा मैं आज बस। और एक बार स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाता था मैं तो अपने आप मन चालू हो जाता था कि यार अब आ ही गए हैं तो 4-5 राउंड दौड़ ही ले। फिर 5 राउंड दौड़ता था तो वो लग रहा था कि अब तो दौड़ने लग गया हो, तो 2 और दौड़ के मैं कंप्लीट कर लेता था। तो वो एक जो होता है ना कि आप एक बार स्टार्ट कर दो, जैसे कोडिंग है, आज मन नहीं कर रहा नहीं कोडिंग करना तो कुछ नहीं, आज जेजी में प्लेटफॉर्म जाऊंगा और एक बस सबसे ईजी वाला क्वेश्चन कर लूंगा और खत्म कर दूंगा। बस कंसिस्टेंसी के नाम पे इतना ही करूंगा मैं, ईजी वाला क्वेश्चन लगाऊंगा। अब आप जैसे ईजी लगाओगे ना तो पहली बात तो वो ये ईजी आपसे हो गया तो आपको लगे अरे वाह हो रहा है, फिर आप दूसरा क्वेश्चन ढूंढोगे और वहां से बिल्डअप चालू हो जाएगा आपका। तो वो बस जब भी मन नहीं करे तो आपको बस सोचना है कि बस जाके करके टच करके आना है बस मेरे को, और फिर आप अपने आप करने लग जाओगे, आपकी बॉडी ऐसी वर्क करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये था। ठीक है यार, तो काफ़ी इंसाइटफुल बातें थी, काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर हो गया। कुछ और कहना है अपने जूनियर से? जूनियर से तो मैं यही कहूँगा यार, देखो कोडिंग वोडिंग आप ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से करो और ज़्यादा ना फोमो में मत रहना कि यार मेरा फ्रेंड ये कर रहा है। जैसे आप जब भी अपन वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी बात करते हैं तो अपन फोमो में ज़्यादा रहते हैं कि और बंदे ने एमएल कर लिया, उसकी तो इंटर्न लग गई किसी स्टार्टअप में, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो डीएससी कर रहा हूँ अभी, ये तो बहुत गलत हो गया। एक काम करता हूँ डीएससी छोड़ के एमएल सीख लेता हूँ पहले। और ये पर्सनली मैंने भी करा था। मैं इतना एमएल का ना कि एमएल फ्यूचर है तो फर्स्ट ईयर के जैसी विंटर ब्रेक आता है उसमें मैंने पाइथन सीख ली कि अब तो एमएल करूँगा, हैवी ड्राइविंग कर दूंगा एकदम। और फिर सीख के आया, फिर मैंने देखा कि यार एमएल नहीं करना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अच्छा, तो मैंने एमएल वहीं ड्रॉप भी कर दिया। तो वो तो ना फोमो में आप बहुत चलते हो कॉलेज में, तो उससे आप जितना, मैं बोल रहा हूँ कि आप मतलब मना तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये अपना ह्यूमन नेचर होता है, लेकिन जितना अवॉइड कर पाओगे ना उतना अवॉइड करने की कोशिश करना। और आप समझना कि ये फोमो हो रहा है क्या मेरे को, या सही में मेरे को ज़रूरत है, ये आप खुद से समझना, ठीक है। और जितना हो सके उतना अवॉइड करना, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप मतलब कॉलेज वॉलेज का कोडिंग वाली चीज़ अलग है, और यार एक्सप्लोर वाली जो चीज़ है ना वो ज़रूर से करना। प्लेसमेंट आपकी डिसेंट अच्छी लग जाएगी यदि आपने अच्छे से कोडिंग करी है। आप थोड़ा को करिकुलर पर्सनैलिटी स्किल्स पे भी ध्यान देना ताकि आप एज अ पर्सन खतरनाक हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि बंदा एकदम घिस्सू था, जेई करी, आईटी वाईटी जो भी करी, क्रैक हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आए और फिर आप उधर आके भी फुल टाइम बस कोडिंग कर रहे हो। आप में पर्सनैलिटी ऐसे पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सनैलिटी डेवलप करनी है अपन को अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करके, ताकि आप एक ओवरऑल ग्रो करो। मैं इतना मतलब कहना चाहता हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है फिर। ऑल दी बेस्ट गाइस फॉर द प्लेसमेंट्स। अच्छी कंपनीज निकालो और हमें पार्टी के लिए बुला लेना फिर। बिल्कुल पार्टी में बुलाना, मैं तो मस्त एकदम, आपको पता ही 95 क्रॉस कर दिया, खाता कितना होगा। तो वो वाला सीन है।
बहुत अच्छा लगा यार। फराज भैया से मैं खुद बात करता हूँ, फराज भैया की, चलो मैं भी एक अच्छी बात बता देता हूँ, ये शायद कट कर दे वीडियो में या नहीं, वो नहीं पता मेरे को। लेकिन फराज भैया को यार, मतलब हमने डिस्कशन करा था ना कुछ, तो फराज भैया इतनी तेज इंप्लीमेंट करते हैं ना उस चीज़ों को, जैसे तुम आज कुछ बताओ दो कि मैंने जैसे बोल दिया फराज भैया को कि फराज भैया ऐसा ऐसा लग रहा है कि आपकी वीडियो में ऐसा करना है, तो आप अगली वीडियो में सारी इंप्लीमेंटेशन देख लोगे, जो आपने बताया वो सब कर देते हो। तो वो एक जो इनके अंदर है ना, वो मेरे को बहुत सीखने को मिला। मैं अभी दिल्ली से जब मिल के आया इनसे, यार आप, एक होता है ना कि अपन सोचते रहते कि मान लो आपको कोडिंग करनी है और आपको ये सीखना है तो आप सोच रहे हो बस, और एक होता है कि आपने करनी है, आपको पता चल गया सही चीज़ है, कर दो, ज़्यादा नहीं सोचना, कर दो बस। तो जो कर दो वाली चीज़ है ना, वो मैंने इनसे सीखी और काफ़ी तेज़ इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक लाइफ लेसन मेरे लिए भी है फराज भैया से सीखने को। तो ये आप लोग भी सीखो ज़रूर, क्योंकि ये मैंने खुद ने पर्सनल लेवल पे जाके एक्सपीरियंस करा था, क्योंकि ऐसे वीडियोस में देखोगे तो क्या पता चलेगा फराज भाई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बस ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें बोल दी मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो सही है सही है यार, ये इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ है भी ज़रूरी। मतलब देखो लाइफ छोटी है, टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाता है, तुम्हें बस करना है इम्प्लीमेंट और आगे बढ़ना है। इम्प्लीमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सोचो मत कुछ भी, सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ सही बात है, बिल्कुल भी। डन। चलो ओके, बाय ओके, बाय। बाय बाय।